Good morning, students. Today I am going to cover process synchronization in Unit 4. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड किस तरीके की प्रोसेसेस के लिए हमें प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि बेसिकली प्रोसेसेस टू टाइप्स की होती हैं, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस इस तरीके की प्रोसेस सिस्टम की होती हैं, यदि एक प्रोसेस आपकी रन कर रही है तो उसका इफेक्ट दूसरी प्रोसेस पर नहीं पड़ता है। तो इसका इफेक्ट दूसरी प्रोसेस पे क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी शेयर्ड डेटा नहीं होता है, कोई शेयर्ड वेरिएबल नहीं होता है। तो यदि एक प्रोसेस रन कर रही है तो उसका कोई भी इफेक्ट दूसरी प्रोसेस पे नहीं पड़ेगा। इस तरीके की प्रोसेस सिस्टम की इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका अकाउंट एक पीएनबी में है और दूसरा अकाउंट आपका एसबीआई में है। सेम टाइम पर आपने एसबीआई में लॉग इन किया, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, उसके बाद आप लॉग आउट हुए, फिर आपने पीएनबी के अकाउंट को प्रोसेस किया और लॉग आउट हुए। तो आपने देखा होगा कि आपने जो भी एसबीआई में ट्रांजैक्शन किया उसका इफेक्ट आपका पीएनबी के ट्रांजैक्शन पे नहीं पड़ा, और पीएनबी में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया उसका इफेक्ट आपका एसबीआई के अकाउंट पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी थिंग हमारी कॉमन नहीं थी, हमने कोई भी चीज को कॉमनली शेयर नहीं किया था। तो इस तरीके की प्रोसेसेस आपकी कहलाती हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। जब प्रोसेसेस आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं तो हमें उनको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज आपकी कॉमनली शेयर्ड नहीं होती है। तो फिर किस तरीके की प्रोसेसेस में हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है? तो प्रोसेस का जो सेकंड टाइप होता है वो होता है आपका कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस इस तरीके की होती हैं, यदि एक प्रोसेस सिस्टम में रन हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरी प्रोसेस पे पड़ता है। तो इस तरीके की प्रोसेस आपकी कोऑपरेटिव प्रोसेसेस कहलाती हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेस में प्रोसेसेस या तो किसी वेरिएबल को शेयर करेंगी, या किसी रिसोर्सेस को शेयर करेंगी, या किसी डेटा को शेयर करेंगी। रिसोर्सेस आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकते हैं, मेमोरी भी हो सकते हैं, और इवन आपका सीपीयू भी हो सकता है। तो जब प्रोसेस आपकी कोऑपरेटिव है तो वहां पर हमें किसकी नीड होती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी एटीएम में जाते हो और एटीएम से आपने कोई मनी विड्रॉ की। विड्रॉ करने के बाद विद इन सेकेंड आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपने सपोज 200 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिटेड हो गए हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय पैरेलली दो प्रोसेस वर्किंग कर रही हैं। एक प्रोसेस क्लाइंट साइड पे वर्किंग कर रही है और दूसरी प्रोसेस आपकी सर्वर साइड पे वर्किंग कर रही है, लेकिन दोनों प्रोसेस ने सेम डेटा को शेयर किया हुआ है। इसलिए ये प्रोसेस कैसी कहलाती है? आपकी कोऑपरेटिव प्रोसेस कहलाती हैं। तो कोऑपरेटिव प्रोसेसेस कॉमनली डेटा, वेरिएबल, डेटाबेस या किसी रिसोर्सेस को आपस में शेयर करती हैं। तो प्रोसेस जब आपकी कोऑपरेटिव होती हैं तो वहां पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेस आपके कैसे होते हैं? शेयर्ड होते हैं। अब प्रोसेस सिंक्रोनाइज हम कैसे करेंगे, और यदि प्रोसेसेस आपकी सिंक्रोनाइज नहीं है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी? इसके लिए एक मैंने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एग्जांपल लिया हुआ है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आपके आरजीपीबी एग्जाम में भी काफी पूछी जाती है कि किस तरीके से प्रोसेसेस सिंक्रोनाइज होती हैं। तो ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम होती है प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की। यहाँ पर एक्चुअली में दो प्रोसेस होती हैं। एक प्रोसेस होती है आपकी प्रोड्यूसर प्रोसेस और दूसरी होती है आपकी कंज्यूमर प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस कैसी हैं आपस में? कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं। कोऑपरेटिव हैं तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा? सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो आपकी प्रोड्यूसर प्रोसेस है, तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको यह एक्सप्लेन कर रही हूं कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को भी बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। यदि जो भी आपका बफर है, मतलब दैट मीन्स कि जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो आइटम्स आपके अनलिमिटेड हैं, तो हम अनबाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूज करते हैं। यदि बफर का साइज आपका लिमिटेड है तो ये प्रॉब्लम कहलाती है आपकी बाउंडेड बफर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में सिंपली ये होता है कि प्रोड्यूसर एक आइटम को प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही किसी आइटम को प्रोड्यूस करता है वो आपका बफर में स्टोर हो जाता है, और साथ में आपका एक काउंटर वेरिएबल होता है जो इसको काउंट करता जाता है। कंज्यूमर का काम क्या होता है?
प्रोड्यूसर ने जो भी आइटम प्रोड्यूस किया है उसमें से एक आइटम को कंज्यूम करना और कंज्यूम करने के बाद काउंटर वेरिएबल को क्या कर देना, डिक्रीमेंट कर देना। दोनों प्रोसेस आपकी कोऑपरेटिव हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो थिंग आपकी कॉमन होगी, क्योंकि कॉमन चीज को यहाँ पर किसी ना किसी ने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो थिंग आपकी कॉमन है एक्चुअली में वो होता है आपका एक वेरिएबल। आप यहाँ पे देख सकते हो काउंट वेरिएबल मैंने लिया हुआ है। ये काउंट वेरिएबल आपका किसी प्रोड्यूसर प्रोसेस में भी नजर आ रहा है और ये काउंट वेरिएबल आपका किस में नजर आ रहा है, कंज्यूमर प्रोसेस में भी नजर आ रहा है। अभी हमने यहाँ पर एक छोटा सा सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर किसी भी सिंक्रोनाइजेशन टूल का यूज नहीं किया हुआ है। डायरेक्टली ये दोनों प्रोसेस हमारी कोऑपरेटिव हैं और इन दोनों प्रोसेस को हमें पैरेलली रन कराना है, क्योंकि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को तभी फुलफिल कर सकते हैं जब प्रोसेस हमारी कॉन्करेंटली रन हो और हमें करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड इसमें आप देख सकते हो, जो प्रोड्यूसर प्रोसेस है, यहाँ पर मैंने काउंट इज इक्वल टू बफर साइज लिया। सपोज मान लीजिए हमारा बफर साइज 10 है, तो यदि काउंट की वैल्यू 10 हो जाती है, इसका मतलब ये होगा कि अब हम नया कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे डू नथिंग लिखा हुआ है, मतलब आपका बफर ऑलरेडी फुल है, आप प्रोड्यूसर कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि आपका बफर फुल नहीं है तो बफर इन एक मैंने एक वेरिएबल एरे टाइप का लिया हुआ है कि जो भी हम आइटम प्रोड्यूस करेंगे वो बफर इन में स्टोर होता जाएगा। फिर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 मॉड्यूल ऑपरेटर लगाया हुआ बफर साइज। इस एक्चुअली स्टेटमेंट के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि हमारा बफर का साइज 10 तो नहीं हो गया है। यदि हमारा बफर का साइज 10 नहीं हुआ है तो काउंट वेरिएबल क्या करता जाएगा, वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता जाएगा और काउंट की वैल्यू जैसे ही 10 होगी हम लूप से बाहर चले जाएंगे। इसी तरीके से सेम वे जो दूसरी प्रोसेस है आपकी कंज्यूमर प्रोसेस है। कंज्यूमर प्रोसेस में भी यदि काउंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स आपका बफर कैसा है, एम्प्टी है। यदि बफर आपका एम्प्टी है दैट मीन्स कि कंज्यूमर कोई भी आइटम को कंज्यूम नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, डू नथिंग लिखा हुआ है। अदरवाइज जो भी आइटम आपका बफर में स्टोर्ड हो चुका है उसको ये वेरिएबल जो नेक्स्ट कंज्यूम है ये क्या करता जाएगा, कंज्यूम करता जाएगा। लास्ट में फिर मैंने लिखा आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1 मॉड्यूल ऑपरेटर बफर साइज। ये चेक करेगा कि साइज आपकी 0 तो नहीं हो गई है। यदि साइज 0 हो गई तो हम किसी भी आइटम को कंज्यूम नहीं करेंगे और जैसे ही आइटम आपका कंज्यूम होगा काउंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, आपकी डिक्रीमेंट होती जाएगी। इस आपने प्रोसेस में एक चीज देखा होगा कि यहां पर मैंने सेम वेरिएबल जो काउंट यूज किया है, सेम लाइन ऑफ कोड में काउंट प्लस प्लस हो रहा है और सेम लाइन ऑफ कोड में यहां पर काउंट हो रहा है। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमनली किसी ना किसी हम डेटा को यूज करते हैं, तो यहां पर हमारा जो कॉमन वेरिएबल है वो कौन सा है, काउंट वेरिएबल है। यदि इन दोनों प्रोसेस को आप सिक्वेंसली एग्जीक्यूट करते हो, मतलब पहले हमने प्रोड्यूसर को एग्जीक्यूट किया, फिर हमने किसको एग्जीक्यूट किया, कंज्यूमर को एग्जीक्यूट किया, तो आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलेंगे। लेकिन यदि इन दोनों प्रोसेस को आप पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हो और सेम वेरिएबल को एक सेम टाइम पर आप इंक्रीमेंट भी कर रहे हो और सेम टाइम पर क्या कर रहे हो, डिक्रीमेंट भी कर रहे हो, तो मे बी रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, आपके इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। यदि फॉर एग्जांपल आपने काउंट की वैल्यू को 5 सेट किया है और दोनों प्रोसेस को आप पैरेलली रन करोगे तो मे बी रिजल्ट आपको 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं तो जो भी एग्जीक्यूट होती हैं उनके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, होते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो आपकी प्रोसेसेस हैं इनफाइनाइट टाइम है क्योंकि सेम रिसोर्सेज को शेयर कर रही हैं, तो सिस्टम में मे बी डेडलॉक की स्थिति भी बन सकती है, जो कि हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि जब आपको सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ रहा है कि पहले हम प्रोड्यूसर को एग्जीक्यूट करेंगे फिर हम कंज्यूमर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम अकर होती है सिस्टम में उसको हम कहते हैं रेस कंडीशन। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम रेस कंडीशन को हमेशा अवॉइड करेंगे, मतलब कि जब भी यदि प्रोसेस आपकी सिंक्रोनाइज है तो हमें इनका सीक्वेंस डिसाइड नहीं करना है। कितनी भी प्रोसेसेस आपकी सिंक्रोनाइज है, पहले चाहे तो हम P3 को रन करा दें या P1 को रन करा दें या P2 को रन करा दें, जो भी चेंजेस होंगे
एट ए टाइम सारी प्रोसेस में विजिबल होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ा है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स करेक्ट आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी रेस कंडीशन कहलाती है और रेस कंडीशन को हमें ऑलवेज अवॉइड करना चाहिए। तो हम किस तरीके से रेस कंडीशन को अवॉइड करें कि हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाए, तो इसके लिए फर्दर हमें आगे पढ़ना पड़ता है प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा कल शेड्यूल होगा उसमें मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के थ्रू। थैंक यू। यदि आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं हो पाया है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को कल फिर से रिवाइज कर दूंगी। थैंक यू।